हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 2, जिसकी हम सिर्फ 2 डिस्कस करने वाले हैं जो 13/6/2022 को हुई थी। देखो, आपको पता ही है, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो हमने जो लेवल 6 है और 4 है जो कि मई में हुआ था, वो तो उसी टाइम कंप्लीट कर लिया था, मैथ और रीजनिंग। और लेवल 5 है, टोटल 5 शिफ्टों में हुआ था, 2 डेट में एग्जाम हुआ था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। लेवल 3 भी 5 शिफ्टों में हुआ था, इसकी भी हमने जो 5 शिफ्ट हैं कंप्लीट कर ली। और लेवल 2 भी 5 शिफ्टों में हुआ था। लेवल 2 एक तो हुआ था हमारा 13 तारीख को, और एक हुआ था 16 तारीख को। 16 तारीख को 3 शिफ्टें में हुआ था, और 13 तारीख को 2 शिफ्टों में हुआ था। और मैंने जो आपको पता है कि जो पेपर है वो लेवल के हिसाब से डिस्कस किया है। पहले मैंने लेवल 5 करवाया है, फिर लेवल 3, और फिर लेवल 2। लेकिन लेवल 2 में पहले मैंने जो 16 तारीख है, 16 जून है, उसके पेपर डिस्कस किए हैं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि पहले मैं 16 तारीख का वीडियो प्रोवाइड करवाऊं। तो 16 तारीख की हमने सारी शिफ्टें कंप्लीट कर ली। और 13 जून के हमारी 2 शिफ्ट थी, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, जिसके अंदर शिफ्ट 1 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये है 13/6/2022 लेवल 2, 12:45 से 2:15, जो कि हमारी शिफ्ट 2 थी। और जो जो हमारा पहला एग्जाम हुआ था ना, यानी जो 12 से 15 के बीच में एग्जाम हुए थे, वो सिर्फ 2-2 शिफ्टों में ही हुए थे, क्योंकि जॉन्स थे वो कम थे, नंबर ऑफ जॉन्स कम थे, तो स्टूडेंट की संख्या थोड़ी कम थी, तो सिर्फ 2 शिफ्टों में हुआ था। इसके बाद जो 15 से हमारे 17 को जो चले, वो 3-3 शिफ्टों में हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारी लास्ट शिफ्ट है, तो टोटल हमारी ये 15वीं शिफ्ट है। मतलब अगर हम लेवल 5, 3 और 2 को मिलाएं, तो ये हमारा लास्ट वीडियो है एनटीपीसी के जो पेपर सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी के आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और पीडीएफ का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको वहाँ पे पिन हुआ मिलेगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी अगर आप अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे जो जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इन सब के लिंक मिल जाएंगे। ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, अगर आपका कोई पर्सनल डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट शिफ्ट है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पेपर डिस्कस करवाए हैं इनसे आपको कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट शिफ्ट है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये जो हमारा लगा हुआ है, इसको हम बार बोलते हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों पे ब्रैकेट है, तो सिंपली पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो 7 - 12 कितना हो जाएगा? -5। और यहाँ पे 6 है, तो 6 - 5 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ये 1 है। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है हमारा, अगर मैं कहूँ ये पूरा ब्रैकेट है, ये 1 निकल के आ गया। और इसके साथ है 3/1, तो ये सिर्फ 3 आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है 3 आ जाएगी। और ये 12 में डिवाइड भी हो रहा है, तो 12/3 तो कितना आ जाएगा? 4। तो इतना ब्रैकेट है हमारा, ये कंप्लीट 4 निकल के आ गया है। उसके बाद इसमें कितना जुड़ रहा है? 35। तो 35 + 4 कितना हो गया? 39 हो गया। और आगे देखो हमारा 49 है, 49 में से अगर मैं 39 करूँ तो कितना आएगा? 1010, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो बोल रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या, यानी जो प्रथम 10 फर्स्ट 10 प्राइम नंबर है, उनका समांतर माध्य, समांतर माध्य मतलब एवरेज ही होता है। और फर्स्ट 10 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो लिख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। 2 के बाद क्या होता है? 3। 3 के बाद 4 नहीं होता, 5। 5 के बाद 6 नहीं होता, 7। और 7 के बाद 8, 9 तो होता नहीं है, ना ही 10 होता है, 11 होता है। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, और 17 के बाद 19। और 19 के बाद क्या होता है हमारा? देखो, 20, 21, 22 नहीं होता, 23 होता है। और 23 के बाद फिर 24, 25, 26, 27 ये सब नहीं होते हैं, 29 होते हैं। टोटल चाहिए कितने? 10 कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7, एक सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो चुके हैं। इनका हमें एवरेज निकालना है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ लेते हैं, ठीक है। वैसे तो देखो, ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट 10 नंबर का जो हमारा एवरेज है वो 12.9 होता है, लेकिन जोड़ लेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं। तो कितना आ जाएगा? देखो, 29 में मैं अगर 23 जोड़ूँ तो 29 और 3 32, और 42 52, 52 ये हो गए, और 19 ये, तो कितने हो जाएंगे? हाँ, 52 और 62 72, लेकिन एक कम 71, 71 और 17, 71 और 7 78, और 10 88, 88 और 13 88, और 3 91, 91 और 10 101। 101 में जब 11 जोड़ूंगा तो 112, 112 में 7 जोड़ूंगा तो 119, 119 में 5 जोड़ूंगा तो 124, और 3 तो 5 और हो जाएगा, यानी 129 आ गया। और आपको पता है 10 नंबर थे, तो 10 से भाग लग जाएगा, तो पॉइंट एक हमारा यहाँ पे खिसक जाएगा, तो 12.9 आएगा। इसको आप, इस जो ये वाला रिजल्ट है ना, इसको आप याद भी कर लो। तो हो सकता है कि
आगे आपको किसी ना किसी एग्जाम में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि पहले भी इस पर काफी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी देखो ऐसा तो नहीं है कि आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एक वस्तु की बिक्री पर जो आरंभिक प्रतिशत लाभ था वो 74% था। यदि वस्तु का सीपी 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हम सीपी 100 मान लेते हैं। अब बोल रहे हैं कि जो आरंभिक लाभ था वो 74% था, यानी इनिशियल केस में एसपी हमारा 174 हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो सीपी है वो 50% बढ़ गया। 50% बढ़ने का मतलब है 100 का 50%, 50 बढ़ गया तो कितना हो गया सीपी, जो हमारा नया सीपी है वो 150 हो गया। लेकिन इसने कहा है कि जो हमारा सीलिंग प्राइस है एसपी है अभी भी सेम ही रहता है, यानी अभी भी हमारा 174 ही रहता है। तो पूछ रहा है लाभ कितना होगा, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है 24 यूनिट का लाभ हो गया। कितने पे, जो नया सीपी 150 पे मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 8 24 और 8 दूनी 16, तो 16% है इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है, एक कौन है जिसके जो आधार की जो व्यास है वो 20 है। देखो आधार का व्यास आपको पता है कि कौन का आधार एक सर्कल होता है, व्यास अगर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, और इसकी त्रियक ऊंचाई स्लेंट हाइट 10.5 है। मैं अगर आपको डायग्राम बना के बताऊं तो हमारा शंकु कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे ये हमारी हाइट होती है और इसको हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस हमारी 10 है, स्लेंट हाइट बोलते हैं। जो ये त्रियक ऊंचाई है ना, जो तिरछी है, इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं। ये है 10.5 और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। पूछ रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु है, लंबवृत्तीय कौन है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया निकालना है। और आपको पता है कि जो शंकु है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो हमें हाइट की तो जरूरत ही नहीं है, तो ना तो हम हाइट निकालेंगे। सिंपली देखो पाई के फॉर्म में आंसर नहीं दिया गया तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। आर हमारा 10 है और एल कितना है, 10.5 है। तो देखो जो ये वाला 10 है ना, इसका पॉइंट हटाने में काम आ जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, फिर 105 बन जाएगा। ये मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा 105। और 7 से अगर मैं इसको काटूँ तो 7 एकम 7 बचे 3, 7 पंजे 35, 15 और 15 दून 30 और 3 33। ठीक है, वो ऐसे होता 22 दाएं के 220 और 22 पंजे 110, तो 330 हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है। इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई का जो दिए हमें गिवन है। लंबाई की बात करें यानी जो एल है ये 18 मीटर गिवन है, ऊंचाई जो एच है ये हमारी 12 मीटर गिवन है। हमसे बोल रहे हैं कि इसका जो आयतन है वो 3024 मीटर क्यूब है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो आपको पता है कि घनाभ है, घनाभ को हम कहते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जो आपको वॉल्यूम पता ही है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच। एल बी एच ये हमारा वॉल्यूम होता है, जो गिवन है हमारा 3024। और यहाँ पे देखो हमें वैल्यू गिवन है एल की 18 और बी की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, यही तो हमसे पूछी ही है, और एच गिवन है 12। ये है हमारा 3024 के इक्वल है, तो यहाँ से हम थोड़ा काटापीटी कर लेते हैं। 18 से मैं इसको काटूंगा, 18 एकम 18, 12 बचे हमारा यहाँ से, तो 122 हो जाएगा। और 18 पंजे 90, 18 छः की 108, तो 108 हो गया हमारा। तो यहाँ से कितना बचा, 14 बचेगा ना, तो 144 और 18 इंटू 144 होते हैं, तो 168 टाइम कट गया। अब वापस मैं क्या कर रहा हूँ, 12 से काट रहा हूँ। 12 एकम 12, 4 12 चौके 48। तो यहाँ से जो चौड़ाई है वो हमारी निकल के आ गई, ब्रेथ है वो 14 निकल के आ गई। यही हमसे पूछा था, तो हमारा 14 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोट एंड स्ट्रीम से है। ये बोल रहा है कि एक नाव को धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर आने में बराबर समय लगता है। देखो कोई बोट है जो धारा की डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी इसमें स्पीड होगी x-y, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड होगी x-y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 7 किलोमीटर जा रहा है और टाइम क्या इक्वल लग रहा है। तो आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होता है हमारा, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस पहले केस में 7 है और स्पीड x+y हो जाएगी। ये इक्वल है हमारे किसके, दूसरे केस में स्पीड हमारी जो सॉरी डिस्टेंस 3 है और स्पीड x-y हो जाएगी। तो यहाँ से आप तो चाहे CND लगा लो या नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 7x-7y बराबर ये 3 से मल्टीप्लाई, 3x + 3y, तो 7x - 3x 4y, 4x हो जाएगा बराबर, और ये इधर इधर चले जाएगा तो 7y और 3y 10y। तो यहाँ से आपको पता है xy कितना आ जाएगा, 10/4 मतलब 5/2। तो x और y हमारा आ चुका है। अब हमसे देखो पूछ क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है नाव की, यदि नाव है धारा की दिशा में 14 किलोमीटर,
यानी 14 किलोमीटर जा रहा है एक्स प्लस वाई से, और वहां से धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में कुल 6/2/3 घंटे का समय लेती है। देखो ये जो हमारी जो वैल्यू है ये हमारी मतलब रेशियो में है, ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आई है। तो इसके साथ के मान लो कि ये 5K और 2K है। तो क्या यहाँ पे बोल रहा था कि 14 किलोमीटर नाव धारा की विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, विपरीत में जा रही है मतलब x-y, और वहां से धारा की दिशा में 14 किलोमीटर जाने और सेम डायरेक्शन ही वापस आ रही है, मतलब सेम डिस्टेंस वापस आ रही है धारा की दिशा में, तो x+y। और इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 6/2/3 आवर, जिसको मैं लिखूंगा 3×6 = 18 और 2 20/3। यहाँ से मेरा ये k निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा, देखो ये 14 है, x-y कितना हो जाएगा, 5 - 2 3K, प्लस 14/x+y कितना हो जाएगा, 5 और 2 7K। इसकी वैल्यू है हमारी 20/3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो 14 अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ से बचेगा 1/3K और 1/7K, इन दोनों का भी एलसीएम ले लूंगा तो 21K आ जाएगा। तो इसमें 7 टाइम जाएगा तो यहाँ पे 7 बचेगा, और यहाँ पे 3 टाइम जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। ये बराबर है हमारा 20/3 के। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर 7 और 3 को मैं 10 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है ना, नहीं है ना। 10 से ये 2 टाइम कट जाएगा, और 3 से ये 7 टाइम कट जाएगा, और 2 से भी ये हमारा 7 टाइम कट गया। तो बचा ही क्या, ये 7 से 7 भी कट गया। इसका मतलब है ऊपर कुछ नहीं बचा है, नीचे के बचा है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा है। इसका मतलब है जो के है वो हमारा 1 निकल के आ गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा x है वो 5 है, और जो y है उसकी वैल्यू 2 आ गई ओरिजिनल भी, क्योंकि k की वैल्यू 1 आ गई। पूछा क्या था उसको देख लेते हैं। बोल रहे कि धारा की अपोजिट डायरेक्शन में 16.8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो 16.8 जाना है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब x-y। तो 5 - 2 मतलब 3, तो भाग दे लेते हैं, 3×5 = 15, बचे 1, 18, 3×6 = 18, 5.6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस आपको जो थोड़े कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और इसमें तो इतना कुछ है ही नहीं। जब बोट के केस में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में जाता है तो हमारा स्पीड जुड़ जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो ऐड हो माइनस हो जाता है। मतलब जो ट्रेन है ना उसका जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट है बोट एंड स्ट्रीम का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 2 6 होता है, 6 × 9 54 होता है, और -6×2 12, और प्लस का 5/5 1। तो 54 और 1 55, 55 में से 12 जाएगा तो 43 बच जाएगा। ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ये बोल रहा है कि जो जूली है वो 18 सेकंड में 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस दी गई चाल से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है, और ये किलोमीटर में है। तो देखो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। 18 सेकंड में जूली हमारी जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो है 140 मीटर। तो 1 सेकंड में जो दूरी कवर की जाती है उसी को तो हम स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 140/18। तो इसको मैं काटूंगा तो 2 से 9 टाइम कट जाएगा, और ये 70, तो 70/9 आ गया। लेकिन ये हमारा है मीटर पर सेकंड में। हमसे पूछ रहा है कि देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितनी दूरी चल सकता है, और सारे आंसर किलोमीटर पर आवर में है। तो मैं निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस निकालनी 1 घंटे में, और स्पीड हमारी 70/9 है। तो ये मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया बदलने के लिए, और टाइम है 1 घंटा, तो 1 हो जाएगा। तो इसको काट लेते हैं, 5 से 14 टाइम जाएगा, और 9 से 2 टाइम जाएगा, तो 14 दूनी 28। तो 28 किलोमीटर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। और कंपाउंड इंटरेस्ट में अब आपको कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, और जो सारे क्वेश्चन है ना वो 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ ऐसे हैं। तो अब आप इसमें परफेक्ट हो गए होगे अगर आपने सारे वीडियो देखे हैं तो। यहाँ पे बोल रहे हैं ब्याज की गणना तिमाही कर रहे हैं, यानी 3 मंथ के हिसाब से हम कर रहे हैं इसको कंपाउंड। तो बोल रहे हैं कि 32,000 रुपये की राशि है, 12% वार्षिक दर से 6 महीने का ब्याज निकालना है। 12 महीने की रेट 12% है, 1 महीने की रेट 1% हो जाएगी। हमें तो 3 मंथ की चाहिए, 3 मंथ की रेट 3% हो जाएगी। ठीक है, 3% हो गई रेट, और 6 महीने का निकालना है, तो 3 3 की 2 साइकिल बन जाएंगी। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे A+B और AB/100। ये वाला फॉर्मूला आपने अब 100 बार पढ़ लिया, कोई इतने सारे क्वेश्चन आ गए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 6, और 9 बटाइए, तो 6.09% आ गई ओवरऑल हमारी रेट परसेंटेज। तो हमें क्या करना है, जो 32,000 है इसका निकालना है 6.09%। तो निकाल लेते हैं, इसमें क्या तकलीफ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको काटापीटी शुरू करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, और देखो यहाँ पे ये जो जीरो है ना इसका मैं यहाँ पे पॉइंट बढ़ाने के काम ले रहा हूँ, यानी 32 गुना, जब इसका पॉइंट इधर बढ़ जाएगा तो ये 60.9 हो जाएगा। लेकिन अभी भी मेरे को 32 की टेबल तो नहीं आती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 2 और अलग कर लूँ, और 16 को अलग कर लूँ, और ये हो जाएगा 60.9। ठीक है, अब या तो 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, या 16 से करके डबल कर लेना। पहले मैं 16 से कर रहा हूँ। 16 नंबर 144, 80 लाई 1, 16 6 की
64, 64 और एक 65, और पॉइंट आएगा 3 के, मतलब यहाँ आ जाएगा 654 पॉइंट। ये सही तो क्या है ना, 16 नंबर 144 और 80 1 और 16 6 की 96, 96 और एक 97 होगा, हमने गड़बड़ कर दिया, ये आएगा 97। हाँ 974 पॉइंट ये हो गया, इसका डबल और करना है तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 2 संते 14, 80 1 2 नंबर 18 और एक 19, 1948.8 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है 11 सही 11/12, तो 12 गुणा 11 करेंगे तो 12 9 के 120 और 12 एकम 12 132, 132 और 11 132 और एक 133 और 10 143, 143। इसको डिवाइड कर रहे हैं 12 से और मल्टीप्लाई होगा, देखो 13 एकम 13, 13 और 3 16/13, 16/13 और यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 से, तो 4/11 से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो हमारा पहला ब्रैकेट आ गया, इसको डिवाइड करना है। अब दूसरे ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये 3/4 है और यहाँ पे कितना है, 1 सही 2/5, इसको लिखेंगे 5 एकम 5 और 2 7/5, और ये 7 बटे, देखो यहाँ से कुछ कटेगा तो नहीं, तो ये आ जाएगा 3 7 21/20, ये आ गया। और देखो बाहर था 7/10, इसको डिवाइड करना था 21/20 से, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं 20/21 से, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे पूरे के बटे में डिवाइड आ जाएगा। अब इसको हमें देखना है कि ये कितना है, तो ये है 1/4 इंटू 2/3 इंटू, ये है 5 दूनी 10, 10 और 2 12/5, ये है। इसको अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, पहले उसको देख लेते हैं। तो 11 से ये कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 33, 13 टाइम, इस 13 से ये 13 चले गया, 4 से ये 3 टाइम चले गया, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो पहला ब्रैकेट बचा है 16/3। और दूसरे वाले ब्रैकेट की बात करो तो 7 से 3 टाइम, 10 से 2 टाइम, तो 2/3 बचा है डिवाइड में, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3/2। ये तो पहला ब्रैकेट हो गया। अब नीचे देखते हैं कि नीचे हमारा क्या रहा है। तो यहाँ पे 4 3 12 से ये 12 चले गया, तो 2/5 यहाँ पे बचा है, 2/5 यहाँ पे है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 8 टाइम, और ये 3 से 3 भी चले गया, तो ऊपर हमारा 8 बचा है और नीचे 2/5, 5 ऊपर चले जाएगा, 8 पंजे 40, 40 में जब 2 का भाग देंगे तो 20 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, तो कैलकुलेट मतलब हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, इतना टफ तो था नहीं, आपने आसानी से बना लोगे। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, ओके ये क्वेश्चन है कि वैशाली है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है, और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल द्वारा। कार से ये चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और साइकिल से जो चलती है वो चलती है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आगे बोल रहा है साइकिल द्वारा उसी मार्ग में अपने मूल स्थान पर क्या बोला था कि और 10 किलोमीटर चाल से साइकिल द्वारा अपने मूल स्थान पर वापस लौट आती है। कार से जा रही है और साइकिल से आ रही है, यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटे 24 मिनट है, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो देखो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे। हमें टोटल दूरी नहीं पता है ना, तो मान लो कि उसने टोटल दूरी डी चली, मान लो एक साइड की डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ से इस पॉइंट की दूरी क्या है, डी है। तो आपको पता ही है कि स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन टोटल टाइम दिया है ना, तो टाइम क्या आ जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टोटल टाइम हमें दिया है 2 घंटे 24 मिनट, 24 मिनट को मैं आवर में बदलूंगा, 60 का मैं भाग दूंगा 6 से 4 टाइम, ये 12 से ही काट लेंगे, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो ये कितना आ गया 2 + 2/5 आ गया, तो 5 दूनी 10 और 10 और 2 12/5। तो इस सब को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे बेसिकली हमारा ये 12/5 आ गया, तो ये आ गया 12/5। और टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हमने डी मानी थी, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी डी है, और पहले केस में 50 की स्पीड से जा रहे हैं, प्लस दूसरे केस में 10 की स्पीड से जा रहे हैं, तो इसी को तो हमें सॉल्व करना है। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा, अगर मैं यहाँ से डी कॉमन ले लूँ और 50 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से 50 से 50 1, प्लस 50 में जब मैं 10 का भाग दूंगा तो 5 टाइम, तो 1 + 5 ये आ जाएगा 6। ठीक है, इसको मैं 6 लिख दूँ, बराबर है हमारा 12/5। यहाँ से काट लेते हैं, देखो यहाँ पे सिंपली कट रहा है, 6 से 2 टाइम कट रहा है और 5 से 10 टाइम कट रहा है, तो अगर मैं डी निकालूंगा तो ये 10 × 2 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। तो डिस्टेंस 20 आ गई, लेकिन पूछा क्या है, देखो यहाँ पे पूछ रहा है यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय इतना है, तो उसने कुल दूरी कितनी चली है, यहाँ पे कुल डिस्टेंस की बात कर रहा है ये। तो अगर एक साइड के डिस्टेंस पूछता तो 20 किलोमीटर होता, लेकिन टोटल है तो 40 किलोमीटर हो जाती। यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन भी दे सकता था जो ये ऑप्शन 20 किलोमीटर, और काफी सारे लोग इसको भी लगा देते, तो उनका क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें गलती कर देते हैं ज्यादातर लोग। तो यहाँ पे पढ़ा करो लास्ट में एग्जैक्ट क्या पूछा है कि कुल कितनी दूरी थी, तो कुल मतलब दोनों साइड के डिस्टेंस पूछ रहा है वो।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 144306 और 540 है इसका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखो वैसे ही मेरे को देखते ही समझ आ रहा है, ये 72 × 2 है, ये 72 × 5 है, और ये गुणा होगा 72, कितना गुणा होगा 72 का, ये 8, कितना होगा, भाग दे लेते हैं ना, 504 में 72 का, 12×6 की 72 और 12×4 48, 2 24, 12×2 24, 7 टाइम हो जाएगा 72 × 7। तो ये 72 × 7 आ गया। देखो मैक्सिमम 72 कॉमन आ रहा है और उसके बाद 2 5 7 में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब है एचसीएफ हमारा क्या है, वो 72 है। अब आप कहोगे कि ऑप्शन में 72 लग रहा था इसलिए मैंने लगा दिया। यार इतना तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि 144 का आधा तो मेरे को पता ही है 72 है, और ऑप्शन में सबसे बड़ा नजर भी आ रहा था, 360 भी पता है कि 72 × 5 होता है। तो ये देखो ये चीज़ें सिर्फ नोटिस करने के ऊपर हैं। बाकी आप एचसीएफ निकाल लो, जैसे मैंने तरीका बताया था ना कि जब हम डिफरेंस लेते हैं उस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं, वैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आप फैक्टर करके भी निकाल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है इसको हमें सॉल्व करना है। आपको पता है कि 13 का क्यूब कितना होता है, तो 2197 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। इसको सॉल्व करना है। 7 में से जब देखो 7 - 2 5 और 5 ये 0, 9 9 में से गया तो 8 और 8 में से 2 गया तो 6, और एक एक में से 5 जाएंगे तो, ठीक है, बेसिकली एक नहीं होगा यहाँ पे हमारा 21 होगा, क्योंकि एक में से तो जाएगा नहीं ना, 21 में से 5 जाएगा तो 16, और 16 में से भी एक और जाएगा तो कितना बचेगा, 15, 1560 आ गया। अब ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन 1560 दे रहा है। तो एक चीज तो समझ आ रही है कि जीरो ऑप्शन में आना चाहिए, माइनस वाला होने से रहा। ये दो ऑप्शन खत्म, जीरो ये देगा ही नहीं, ये खत्म, कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये हो जाएगा। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करके भी बता देता हूँ, 39 × 40, जीरो आ जाएगा, और 40 × 4 160 होता, लेकिन 4 कम 156, 1560 हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन से आपको जाना था, फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं थी। 1560 की अगर आप ऑप्शन से इसको बनाते तो। इसके बाद देखो थोड़ा यार स्पीड से करते हैं। बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है कि सम्मुख भुजाओं में से एक युग्म, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं में से एक युग्म की प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, और इन दोनों भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखो ये सिंपल, आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 हमारा d1 d2 यानी डायगोनल। यहाँ पे क्या था, नहीं सॉरी, इसका ये नहीं होता ना। इसका तो क्या होता है, हमारा समांतर चतुर्भुज है ना, बी एच हो जाएगा वो। 1/2 d1 d2 तो हमारा किसका होता है, ट्रेपेजियम का होता है ये। इसका तो हमारा बी ए एच होता है, मतलब कि जो हमारी लंबाई है और चौड़ाई है, जो लंबाई है और हाइट है, या चौड़ाई है हाइट है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वही होता है। ये होता है हमारा ट्रेपेजियम का। तो ये कितना हो जाएगा, 16 × 160। ये पूछा था कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि x है वो 6 डिजिट नंबर है। x क्या है, 6 अंकों की एक संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है। जैसे जब 20 21 22 24 और 28 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हर एक केस में 5 रिमाइंडर बच रहा है। बोल रहा है कि जब x को 462 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा। तो ऐसा आपको पता ही है कि ये क्या होगा, हमारा एलसीएम ऑफ, ये जो नंबर है, नंबर क्या है हमारा, 20 है, 21 है, 22 है, 24 है और 28 है, इनका एलसीएम। और देखो 6 डिजिट लेना है, अगर 6 डिजिट नहीं आ पाया तो इसको के से मल्टीप्लाई करेंगे। के क्या होगा, हमारा एक नेचुरल नंबर होगा, वो जरूरत के हिसाब से हम ले लेंगे, 1 2 3 जैसे भी आएगा। और जब सेम रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हमें जो हमारे पास सबसे जो टास्क है, वो हमारा पहला टास्क क्या है, वो है इनका एलसीएम लेना। तो इसका एलसीएम मैं यहाँ पे साइड में लेके बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, इधर ले रहा हूँ मैं, और पेन का साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ जिससे हमारा ये आ पाए। यहाँ पे क्या है, हमारा 20 है, 21 है, 22 है और 24 है, देन 28 है। इसका एलसीएम लेना है तो ले लेते हैं, 2 से जाएगा, वही बचपन से जैसे करते हैं वैसे ही लेंगे। 21, 2 से जा पाएगा 11 टाइम 12, और 28/2 14। वापस 2 से देंगे 5 टाइम, 21 में तो जाएगा नहीं, ना ही 11 में जा पाएगा, 12 में 6 टाइम और यहाँ पे 7 टाइम। देखो वापस 2 से चले जाएगा, और मैं क्या करता हूँ 2 और 3 लिख देता हूँ डायरेक्ट। अब देखो सब में मैं भाग नहीं दे रहा, एक बार जब 2 मैं लूंगा, देखो भाग ही दे देता हूँ वरना बहुत से लोग बोलेंगे फिर। जब 2 लूंगा तो यहाँ पे तो ये 5 ही रहेगा। एक सेकेंड, ये पेन कैसे चेंज हो गया, ये हमारा 5 है और ये 21 है, 11 है, इसमें तो भाग जाएगा नहीं, इसमें 3 टाइम चले जाएगा, इसमें 7। अब तो 2 का नहीं जाएगा ना, 3 का जाएगा, तो 3 का दूंगा तो यहाँ पे तो 5 ही आएगा। 21 में 7 टाइम चले जाएगा, 11 में नहीं जा पाएगा, और ये जो 3 है इसमें चले जाएगा 1 टाइम, और ये 7।
तो इसके बाद देख लेते हैं हमारा क्या क्या बचा है। एक तो हमें चाहिए 5, क्योंकि जब 5 चाहिए होगा तब तो ये 5 कटेगा। 7 चाहिए होगा, एक तो 7 कटेगा और एक 11 और चाहिए होगा, तो ये हमारा एलसीएम आएगा। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, ये आएगा देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 पंजे 120, 120 गुणा कितना बच गया हमारा, यहाँ तक कर लिया ना, 11 गुणा 7 77, इतना और बच गया। इसको करेंगे तो 0, 12 संते 84 और 80 लाई 8, और 12 संते 84 और 8 कितना हो गया, 84 और 8, एक सेकंड यार, 12 संते 84, 80 लाई 8 और 12 संते 84, 84 और 8 कितने होते हैं 92। तो 9240 हमारा नंबर आएगा। तो ये जो एलसीएम है ये हमारा निकल के आ गया 9240, 9240। इसका हम के टाइम लेंगे क्योंकि नंबर हमारा अभी 6 डिजिट का नहीं आया ना। देखो अब यहाँ पे मैं के की वैल्यू क्या लूँ जिससे कि जो नंबर हमारा 6 डिजिट का बन जाए। देखो अगर मैं 10 लेता हूँ ना तब तो बनेगा 9240 है और एक और जीरो आ जाएगा, तो अभी भी 5 डिजिट का ही बन रहा है, तो 10 से बात नहीं बनेगी। तो फिर हम क्या करेंगे, के बराबर 11 ट्राई करते हैं। जब 11 लूंगा तो 0, 11 चौके 44, 80 लाई 4, 11 दूनी 22 और 4 26, 80 लाई 2, 11 9 99, 99 और 2 101, 1 2 3 4 5, 6 डिजिट का बन गया, बिल्कुल बन गया, +5। तो ये आ जाएगा हमारा 101645, इतना आ जाएगा। और बोल रहा है कि इसको हमें डिवाइड करना है 462 से, तो पूछ रहा है कि भागफल यानी कितनी बार भाग जा पाएगा। अब जरूरी नहीं है कि इसे पूरा कटे, हमें बस निकालना है कि कितनी बार भाग जाएगा। तो देखो देख भाग दे लेते हैं, 400 इसका 2 टाइम जा पाएगा, 400 दूनी 800 और 62 का डबल 124, तो 924। तो 1000 तक पहुंचने के लिए 76 बच गए और 16 ये 76 और 6 82 और 10 92, 92 बचा। और अब मैं क्या उतारूंगा 4 का 924। तो अभी तो निकाला था हमने 462 का, पूरा पूरा 2 टाइम कट जाएगा और भागने जाएगा 0। और देखो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, लेकिन हमें रिमाइंडर तो निकालना नहीं है ना, हमें सिर्फ ये निकालना है कितनी बार भाग जाएगा। तो हो जाएगा 220। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी थोड़ा कैलकुलेटिव भी था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा जो भी है, बोल रहे हैं कि एक्स और वाई है, किसी निश्चित कार्य को 18 और 30 दिन में कर सकते हैं। एक्स और वाई के बारे में कहा गया है कि जो एक्स है वो हमारा 18 दिन में कर सकता है, और वाई के बारे में बोला है कि वाई है वो 30 दिन में कर सकता है। आगे बोल रहे हैं कि जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है, तो पहले उसको बाद में देखेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 18 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 90, तो 90 इसका एलसीएम आ जाएगा, 18 पंजे 90, 30 या 90, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे बोला था कि जेड है वो वाई से 50% अधिक कुशल है। 50% का मतलब है 1/2, और एक ज्यादा है मतलब 2 से 3 है। लेकिन ज्यादा कौन सा है, जेड है वो वाई से ज्यादा है, इसका मतलब है जो कम है वो कौन सा होगा, वाई, यानी ये वाई है और ये जेड है। देखो यहाँ पे वाई की एफिशिएंसी 3 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, जबकि तो सेम आनी चाहिए। तो 3 और 2 को इक्वल कैसे बना सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इस 2 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तब जाके 3 आएगा, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा मेरे को, x को 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इस रेशियो को, तब हमारी ये 3 बन जाएगी। क्योंकि इसमें तो हम छेड़खानी कर नहीं रहे, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकी जो इफिशियंसी है इनको। तो 3/2 से करेंगे तो y हमारा 3 निकल के आ जाएगा, और जब z को करेंगे तो 3 और 3 9, 9/2 हमारा जेड आ जाएगा। इन सब की इफिशियंसी आ गई। पूछा क्या है उसको देख लेते हैं, कि बोल रहे कि जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं लेकिन 4 दिनों के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। जेड और वाई ने काम स्टार्ट किया और 4 दिन तक काम किया। देखो जेड की इफिशियंसी है 9/2, 9/2 मतलब 4.5, और वाई है, वाई की इफिशियंसी है 3, तो 7.5 के हिसाब से इन्होंने काम किया 4 दिन तक, तो कितना हो जाएगा 30 काम तो इन्होंने कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ कि इनको काम छोड़ना पड़ा, और एक्स है वो पी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिन में कर देता है। देखो इसके बाद क्या हो रहा है, अगले 4 दिन काम हो रहा है, एक्स और पी करेंगे हमारे, और आपको बताया कि कितने दिन तक कर रहे हैं, ये 4 दिन तक कर रहे हैं। तो एक्स की इफिशियंसी तो 5 है, तो 5 की इफिशियंसी से जब ये 4 दिन तक काम करेगा तो 20 काम तो एक्स कर देगा। लेकिन रिमेनिंग कितना बचा था, 30 हमारा हो गया था, तो 60 बचा था, 60 में से 20 इसने कर दिया, तो पी 60 करेगा, और 4 दिन में कर रहा है, इसका मतलब है जो पी की इफिशियंसी है वो 15 आ गई। पूछा क्या है, पी अकेले मूल कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो मूल कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो ये हो जाएगा हमारा 90/15, तो 6 आना चाहिए, कुछ तो मिस्टेक कर दी है हमने। देखो यहीं पे तो गड़बड़ कर दी हमने, 30 काम तो यहाँ पे हो गया था हमारा, और देखो यहाँ पे 30 काम तो हमारा हो गया था, और 20 हमारा किसने कर दिया, एक्स ने, तो 50 हो गया। तो अब रिमेनिंग 40 बचा था, 60 नहीं बचा, और 40 को 4 के हिसाब से करेगा तो जो पी की इफिशियंसी है वो 15 नहीं 10 निकल के आएगी। तो पूछ रहा है कि पी अकेले कितने दिन में करेगा, तो 90/10 9 डेज में कर देगा। तो 9 डेज इस सवाल का सही आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर हमारा 3rd।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 आ जाए। तो 5/9 मान लो ये हमारा एक भिन्न है, इसमें मैं x जोड़ रहा हूँ तो योगफल है वो 11/6 आ रहा है। तो यहाँ से x निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 11/6 माइनस का 5/9। 9 और 6 का एलसीएम 18 आ जाएगा। 18 में 6 का भाग दूंगा तो 3 टाइम 33 माइनस 18 में मैं 9 का भाग दूंगा तो 2 टाइम 10। तो 33 माइनस 10 आ जाएगा 23/18। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 18 एकम 18 और 5 सही 23। 5/20 सॉरी 18 था ना बटे में, तो 5/18 ये आ जाएगा। तो एक सही 5/18 इस सवाल का हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 63 है। ठीक है, देखो इधर लाइट और चली गई है, चलो कोई नहीं, हम तो कंटिन्यू करते हैं। बोल रहे हैं कि दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात है वो 6:5 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का गुणनफल इतना है। देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ हमें गिवन है कितना है 6750, और नंबर का जो रेशो है वो 6:5 है। तो हम मान लेते हैं कि एक 6 के है, दूसरा क्या है 5 के है। और आपको पता है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। तो 6 के और 5 के तो 30 के स्क्वायर आ जाएगा। 0 से 0, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15, ये के स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू 15 निकल के आ गई। पूछ रहा है कि संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 6 और 5 11 और एक रेशियो की वैल्यू है 15। तो 11 गुणा 15, 15 दाएं के 150 और 15 और जोड़ेंगे तो 165 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, तो इसको हम देख लेते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है दिखने में। तो बोल रहा है कि तीन मित्र हैं ए बी सी, 5525 रुपए की राशि है, आपस में इस प्रकार डिवाइड कर रहे हैं। यदि ए बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से 50 100 और 75 निकाल दिए जाएं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों का हिस्सा इतना 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 होगा। देखो यहाँ पे ए के बारे में कहा गया है, बी के बारे में कहा गया है, सी के बारे में कहा गया है। ये निकालने के बाद रेशियो कितना है 11:18:24। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा भी था, तो उसका तो मैं आंसर दे नहीं पाया था। तो देखो यहाँ पे 11 18 24 है, ये निकालने के बाद है। अब देखो टोटल जो हमारा जो राशि थी वो थी 5525। यहाँ पे जो निकाल रहे हैं ना, तो टोटल में से ही हम इनको निकाल देते हैं, बाद में ऐड कर देंगे। 50 तो ये निकाल दी, 100 ये निकाल दी, 150 और 75 ये निकाल दी। तो कितना हो गया 150 और 75 225। तो 225 इसमें से हम माइनस कर देते हैं। तो फिर जो ये रेशियो है उसको हम इसके बराबर कर देंगे। 0 और 5, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 5300 आ गया। तो इस रेशियो की वैल्यू 5300 हो जाएगी, क्योंकि निकालने के बाद का रेशियो है ना, तो यहाँ से हमने राशि निकाल दी है टोटल। तो ये हो जाएगा, देखो 4 और 8 12, 12 और 1 13, सिलाई 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 5, 53 यूनिट की वैल्यू 5300 है। तो ये बहुत आसान कैलकुलेशन पड़ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। इसका मतलब है इसके पास 1100 रुपये थे, इसके पास 1800 रुपये थे, और इसके पास हमारे कितने थे 2400 थे। लेकिन कब थे ये, जब हमने इतना अमाउंट निकाल दिया, इसका 50 निकाल दिया, यानी इसके पास 50 और रहा होगा इनिशियली में, और इसके पास 100 और रहा होगा इनिशियल में, और इसके पास 75 और रहा होगा। जिसका पूछा है उसका निकाल देते हैं। बोल रहा है कि आरंभ में सी को कितनी राशि मिली, तो 2400 ये 75 ये 2475 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हम जो पैसे निकाल रहे हैं ना, तो मैंने टोटल में से निकाल दिए। फिर जो रेशो बच जाएगा वो हमारे बचे हुए का ही तो रेशो होगा। वो 5300 आया था, वहां से एक की वैल्यू 100 आ गई। फिर बाद में मैंने वापस जो निकाले थे उनको ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, बोल रहा है कि यदि जो आंकड़े दिए गए इसमें से मैं 70 को निकाल दूं, 70 को निकाल दूं, तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी। देखो मैं छोटा सा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। सबसे पहले 60 आएगा हमारा, 60 के बाद क्या आएगा 68 आएगा, और देखो 60 68 70 72 74 76 78, ये तो जमा हुआ ही है असेंडिंग ऑर्डर में, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो पहले केस में जो मीडियन है वो हमारी क्या होगी, हमारी मिड टर्म होती है। मीडियन आपको पता है कि मीडियन होती है मिड टर्म। अब ये देखना होगा कि मिड टर्म हमारी होगी कौन सी। तो टोटल टर्म कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 टर्म है तो आपको पता है कि 3 टर्म हम इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे, और बीच की जो 2 टर्म है वो हमारी मिड टर्म होंगी। यानी चौथी और पांचवी टर्म है ये हमारी क्या आएगी, इसका जो एवरेज है ये हमारी मीडियन आ जाएगी। तो चौथी और पांचवी टर्म देख लेते हैं कौन सी होगी। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी ये और पांचवी ये, यानी 72 और 74 ये आ जाएगा। दो का भाग दे देते हैं, तो या तो जोड़ के भाग दे दो या अलग अलग दे दो। यहाँ पे 36 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 37। तो 7 और 6 13, सिलाई 1 3 और 3 6 और 1 7, 73 आ गया ये।
ठीक है, क्योंकि देखो 70 पहला दूसरा तीसरा चौथा, नहीं, चौथा, चौथा और पांचवा था ना, 72 और 74 के बीच में देखो वैसे भी 73 ही आता है, तो मीडियन हम क्या होगी हमारी 73 होगी। अब बोल रहा है कि मैं इस प्रेक्षण में से 70 को हटा दूं, यानी ये भूल जाओ कि यहाँ पे अब 70 नहीं है। तो अब मीडियन क्या होगी हमारी, टोटल 7 टर्म हो जाएंगी, तो दूसरे केस में जो हमारी फोर्थ टर्म है वही क्या हो जाएगी हमारी मीडियन हो जाएगी। तो फोर्थ टर्म देख लेते हैं, ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी और चौथी। अब कितना आएगा, 74 आएगा नया। तो पूछा है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो इन दोनों का जो अंतर है वो 1 हो जाएगा। यही हमसे सवाल में पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसमें कोई तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 72 है, और मैं अब थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ चीज़ों को। यहाँ पे बोले 1470 की राशि है, अनंत और मोहन के बीच 3 और 4 रेशो में बांट दी, तो मोहन को कितने राशि मिली। 7 रेशो की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, 1470, एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0। मोहन को कितने राशि मिली, अनंत पहला था, मोहन दूसरा था, यानी 4 यूनिट मिली, और 21 चौको 84, 840 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। देखो आसान आसान क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टाइम देने का मतलब नहीं है, क्योंकि इतने सारे शिफ्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आपको सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ज़्यादा तकलीफ होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे बोल रहे पारस है एक काम का 40% भाग। पारस के बारे में कहा गया है कि 40%, 40% होता है 2/5 काम, या 2/5 पार्ट है, वो कितने टाइम में कर रहा है, 8 डेज में कर रहा है। तो इसका मतलब है पारस अकेला कितने दिन में कर देगा काम को। 2 से ये 4 टाइम कट जाएगा, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पारस अकेला कर देगा 20 दिन में। बोले जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% भाग एक दिन में पूरा करते हैं। जब 10% एक दिन में करते हैं, तो 100% कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में। तो पारस को मैं पी से ही लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो ये सब कुछ हटाते हैं, सिर्फ पी से ही लिख देता हूँ। पारस ये हो गया, और दीप्ति को डी से लिख रहा हूँ, ये 10 दिन में कर देंगे। एलसीएम ले लिया 20, 20 एकम 20, 10 दूनी 20। पारस की इफिशियंसी 1 है, दोनों की जोड़ के 2 है। इसका मतलब ये है कि दीप्ति की इफिशियंसी भी 1 रही होगी। पूछ रहा है कि काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति को कितना समय लगेगा। 20 टोटल वर्क है, एक की इफिशियंसी से 20 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 80। बोल रहा है 11 अंकों की एक संख्या है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 8 पी है, देन उसके बाद 5 5 4 0 8 5 के 6, ये नंबर है। और बोल रहा है कि के है वो पी के बराबर नहीं है, और ये डिविजिबल है 72 से, 72 से डिविजिबल है। 72 का मतलब है 8 और 9 से डिविजिबल है। तो बोल रहा है कि 3k प्लस 2p की वैल्यू क्या होगी। तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपको पता है कि 8 का डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। तो 5k6 हमारा 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे k, तो ट्राई करते हैं। अगर मैं k को 1 रखता हूँ तो 8 6 के 48, बचेंगे कितने यहाँ से 3, तो 36 में नहीं जा पाएगा। अगर 2 को रखूँ मैं, तो वही 8 6 के 48, 4 46, अभी भी नहीं जा पाएगा। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 8 6 के 48, और बचेंगे कितने 5 56, यानी के बराबर 3 पे तो सेटिस्फाई कर रहा है। अभी देख लेंगे कि और भी कोई वैल्यू हो सकता है, के और पी बराबर आ जाए तो और वैल्यू हमको लेनी पड़े, लेकिन अभी हम यही ले रहे हैं कि के की वैल्यू पहले ही आ गई, उसी को ले रहे हैं हम। जब के हमारा 3 आ गया, अब बोल रहे हैं कि नंबर 9 से भी डिविजिबल है, और 9 का मतलब है सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं हम। 8 और 8, एक सेकेंड क्या हो गया, 8 और 8 16, 16 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे 26, 26 और 4 30, 30 और 8 38, 38 और 5 कितने हो गए हमारे 38 5 43, 43 और 6 49। और अगर मैं इसको 3 को लूंगा तो ये आ जाएगा 52। तो 52 प्लस पी है, ये डिवाइड होना चाहिए 9 से, तो पी को क्या होना पड़ेगा, 9 6 के 54 होते हैं, तो पी को 2 होना पड़ेगा। पी और के बराबर भी नहीं है, और सेटिस्फाई भी करके, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि पी को मैक्सिमम लेना है या के को मैक्सिमम लेना है मिनिमम लेना है। हो सकता है कि इसमें बाद में कोई वैल्यू सेटिस्फाई करे ना करे, लेकिन जब कंडीशन नहीं दी गई है तो जो सबसे पहले वैल्यू आ रही है उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो पी आ गया, के आ गया, अब निकाल लेंगे 3k प्लस 2p क्या होगा। तो 3 इंटू के की वैल्यू 3 है 9, प्लस पी की वैल्यू 2 है तो 4, 9 और 4 13 इस सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला है। इसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बोल रहा है कि एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा का एक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज इंस्क्राइब्ड है। ये क्वेश्चन शायद हमने करवाया था, किसमें करवाया था, इसको हमने एनालिसिस में करवाया था, लेकिन वहाँ पे ना कुछ और पूछा था, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन ये अलग है, वहाँ पे साइड पूछी थी। देखो यहाँ बोल रहा है एक वृत्त है, वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी साइड क्या है 12, 12 12 12। तो पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो आपको भी पता है कि समबाहु त्रिभुज जब वृत्त के अंदर होता है, तो जो ए है ना, ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए,
ए नहीं सॉरी आर, आर क्या होगा हमारा, जो इसकी सरकम रेडियस होगी, एक सेकंड क्या हो गया यार, आर बराबर होता है हमारा a/√3 होता है। और अगर स्मॉल आर होता ना, यानी कि इसके अंदर होता, तो जो इन रेडियस है वो स्मॉल आर होती, तो स्मॉल आर होता है a/2√3। ये आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए संभावित त्रिभुज के लिए। तो यहाँ पे आर क्या निकल जाएगा हमारा, साइड पता है ना 12 और ये √3, तो 12 को मैं लिख दूंगा 4√3 इंटू √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो जो रेडियस है वो 4√3 निकल के आ गई। तो जब ये निकल के आ गई तो एरिया यहाँ से निकल जाएगा, एरिया होता है πr², तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 का 16 और √3 का 3, तो ये आ जाएगा 48 पाई, 48 पाई सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही है। एनालिसिस में भी करवाया था मैंने आपको ये क्वेश्चन, अगर आपने देखा होगा तो आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे जिनको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं एक डीलर है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 123 रुपये में बेचता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो 25% का लाभ होता है। वस्तु का सीपी निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मार्क प्राइस कितना है, 100 है, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि रेशियो से बनाते हैं। बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 18% की छूट दे रहा है, तो 18% को हम क्या लिखेंगे, 18/100 यानी 9/50। 50 पे 9 की छूट है, और जब MP पे छूट देते हैं तो SP आता है, यानी जो मार्क प्राइस है 50 है, 9 की छूट दे दी तो SP क्या हो गया, 41 हो गया। तो बोल रहे हैं 41 की छूट देकर कितने में बेचता है, 1 2 3 में बेचता है। तो आपको पता है कि ये कितना गुना है, इसका 3 गुना है, तो इसका मतलब है कि उसका जो मार्क प्राइस है वो 150 रुपये था। आगे कहा गया है यदि वह उसे अंकित मूल्य पर बेचता, यानी 150 रुपये में बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। यानी देखो 25% कितना होता है हमारा, 1/4, तो इस पे 1 का लाभ होता, यानी CP से अगर मैं SP की बात करूँ तो 4 से 5 होता। और यहाँ पे देखो जो हम कोई छूट नहीं दे रहे हैं, तो जो SP हो गया वही हमारा MP हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू 150 है, तो ये कितना है 30 गुना, तो यहाँ से CP निकल जाएगा, और 30 चौक 120, 120 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है। देखते हैं कि वीडियो कंप्लीट हो पाता है कि नहीं होता है। यहाँ का थोड़ा मौसम खराब हो गया है, बारिश वगैरह आ गई है, ठीक है। अगर लैपटॉप में बैटरी बची तो देखेंगे, ठीक है, शायद हो ही जाएगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बचे नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कहाँ पे गया, कितने नीचे गया, क्वेश्चन नंबर 90 है। ये बोल रहा है 7 अंकों की एक संख्या है जो कि हमारा डिवाइड है किससे, 11 से। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा फास्ट फास्ट करता हूँ वरना फिर ये वीडियो मेरे को आधे में ही छोड़ना पड़ेगा। डिविजिबल है 11 से, तो x और y का योग का कोई एक मान क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे x और y के बारे में कुछ कंडीशन नहीं देंगे, और 7 अंकों की संख्या है तो मैं इसको 8 की बना लूंगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, कि ऑड डिजिट पे जो नंबर होते हैं और इवन डिजिट पे जो नंबर होते हैं उनका हम डिफरेंस लेते हैं। लेकिन इस चीज़ को मैं आपको अलग तरीके से बताता हूँ। क्या करते हैं, हम पहले डिफरेंस ले लेते हैं, या तो राइट साइड से ले लो या लेफ्ट साइड से ले लो, क्योंकि बाद में भी तो डिफरेंस ही लेना होता है। तो फिर चीज़ों को हम थोड़ा आसान तरीके से बनाते हैं। 5 - 0 5, देन 4 - 0 4, फिर यहाँ होगा 5 - x, तो ये 5 - x हो गया। और इसके बाद होगा 3 - y, 3 - y। तो इसको मैं थोड़ा कैलकुलेट करूँ तो 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 माइनस x है और माइनस y है, तो मैं x + y ले लेता हूँ। इसको मेरे को 11 से डिवाइड करना है। अब हम चीज़ें ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि x और y के योग का एक मान क्या होगा, तो ऑप्शन से बना लेंगे। क्या 5 हो पाएगा, अगर 5 में यहाँ रखता हूँ तो 17 - 5 12, क्या 12 11 से डिवाइड होता है, नहीं। इसका मतलब है 5 ही नहीं होगा, क्या 17 हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। जब 17 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 11 से डिवाइड होता है, तो ये एक हमारा पॉसिबल है। बाकी क्वेश्चन को भी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। अगर मैं यहाँ 11 रखता तो 17 - 11, क्योंकि ये x + y का सम ही तो दिया है, तो 17 - 11 6, 6 11 से नहीं होता, 17 - 7 10 11 से नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ABCDE और F एक संभावित त्रिभुज है, संभावित त्रिभुज नहीं सॉरी समषट्भुज है, यानी हेक्सागन है। ये क्वेश्चन मैंने एनालिसिस में करवाया था, 42 आया था इसका आंसर, ठीक है। सेम डिट्टो क्वेश्चन एनालिसिस में करवाया था, आप चाहे तो देख लेना। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि षटभुज है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बना के ही बता देता हूँ। षटभुज मतलब 6 साइड है और सेम साइड है सारी। देखो नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, ABCDE और F, ये हमारा षटभुज हो गया। बोल रहा है M मतलब है मीजर, यानी लेंथ, BE की लेंथ है, तो BE क्या है हमारा, ये वाली लेंथ हमें गिवन है, ठीक है। देखो ये डायगोनल है, अगर मैं बाकी के डायगोनल भी बनाऊं तो ये हो जाएंगे हमारे डायगोनल, क्या होते हैं हमारे डायगोनल, ये होते हैं। और सारी साइड बराबर है, इसका मतलब है, ठीक है। देखो ये वाली 14 लेंथ दी है ना, देखो ये 14 लेंथ है कंप्लीट, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 14 है, तो ये 7 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारी साइड सेम होती हैं। ये साइड भी सेम है, ये साइड भी सेम है, ये सारा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो बनेंगे हमारे, तो ये सारी साइड सेम होंगे, तो 7 7 हो जाएगा।
पूछ रहा है कि षटभुज का पेरीमीटर कितना है। तो एक जो लेंथ है उसकी 7 है, तो टोटल 6 है, तो 7 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्योंकि जो षटभुज है जो हमारा हेक्सागन है सेम साइड का, वो उसमें हमारे 6 क्या बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे बोल रहा है कि एक तंबू है जो 6 मीटर की ऊंचाई है, बेलनाकार फॉर्म में, और उसके ऊपर एक शंक्वाकार है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं तो मैं एक शेप ही ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारी सिलेंड्रिकल शेप ये रही, इसको मैं यहाँ पे मान लो बना देता हूँ कुछ ऐसे है, और इसको मैं थोड़ा ब्लैंक कर देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ये तो हमारा क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, और इसके ऊपर हमारा एक कॉन और है। अब मैं कॉन की शेप ढूंढता हूँ, मिल जाती है तो, बाकी नहीं मिलेगी तो हम बना लेंगे। देखो कॉन की शेप तो मेरे को यहाँ पे कहीं नज़र आ नहीं रही है। ठीक है, तो कोई नहीं, कॉन हम बना लेते हैं। कॉन कुछ इस तरीके से होगा ना, यानी यहाँ पे कुछ ऐसे होगा। ये इसका जो बेस है वो तो सेम ही हो जाएगा। तो बोल रहा है कि एक तंबू है 6 मीटर की ऊंचाई पे है, यानी ये है 6 मीटर तक बेलनाकार है, और इसके ऊपर क्या है, शंक्वाकार है। इसके आधार का व्यास 90 है। आधार तो ये सेम ही होगा शंकु का और इसका, तो आधार कितना हो जाएगा, ये आर है। जब व्यास हमारा 90 है, 2r की वैल्यू 90 है, तो आर कितना आ जाएगा, 45। तो ये वाली वैल्यू है, ये तो हमारी 45 आ जाएगी। आगे बोल रहा है और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 28 है, यानी ये वाली ऊंचाई है, ये 28 आ जाएगी। और देखो 28, 45 और 53 का ट्रिपलेट होता है। अब मेरे को ये याद कैसे है, पहले तो मेरे को ये याद नहीं था, लेकिन मैंने जब एनालिसिस करवाया था ना, उस टाइम ये ट्रिपलेट यूज हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम भी हमारा सेम ही डेटा था, तो इसलिए मेरे को ये याद रह गया। बाकी पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हैं, और याद रख लो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये हमारा ट्रिपलेट हो गया है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इसे बनाने में प्रयुक्त तो कैनवास का क्षेत्रफल यानी कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि इसको बनाने में हमारा जो सी एस ए तो लगेगा। तो सी एस ए किसका, एक तो कॉन का और दूसरा किसका, सिलेंडर का, इन दोनों का सी एस ए हमें निकालना है। तो आपको पता है कि जो कॉन है, कॉन का जो सी एस ए तो होता है हमारा पाई आर एल, आर तो सेम है दोनों का, और सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पाई आर है हमारा 45, और एल कितना है, ये वाली 53, प्लस 2, पाई को तो पाई रहने देंगे, आर कितना है 45, इंटू एच। देखो एच कौन सी एच है इसकी, इसकी जो एच है ये वाली 6, तो ये 6 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो एक तो मेरे को जो कॉमन नज़र आ रहा है, पाई नज़र आ रहा है, 45 नज़र आ रहा है, इतना तो हमारा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से तो 53 बचेगा, प्लस पाई और 45 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2 बचा है और यहाँ से 6 बचा है, तो 12। तो ये हो जाएगा 53 और 2 55 और 10 65, तो 45 इंटू 65 इंटू पाई ये आएगा। तो देख लेते हैं कि 45 गुणा 65 कितना आएगा। इतना तो समझ आ रहा है कि यार यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 5 बचे, इसे सिलाई 2, और 5 6 की 30, और 5 चौ को 20, 30 20 50, 50 और 2 52, और लास्ट में 2 5 है एक ही ऑप्शन में। पर पूरा भी सॉल्व कर लेते हैं। 52 आया था ना, 5 असिल और 6 चौके 24, 24 और 5 29, तो ये कितना आ गया, 2925 पाई आ गया। 2925 पाई, यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये मैंने एनालिसिस में भी करवाया था सेम क्वेश्चन। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा एनालिसिस था वो काफ़ी सटीक था, मतलब जो क्वेश्चंस का डेटा था वो काफ़ी मतलब सिमिलर था, इवन सेम ही था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि दो इक्वेशन है, 3x माइनस 2y बराबर ये एंड ये कि ग्राफ हैं अल्फा कॉमा बीटा पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। बेसिकली एक्स और वाई निकालेंगे, एक्स अल्फा हो जाएगा, वाई हमारा बीटा हो जाएगा। तो एक तो इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 2y, इस 11 को दूसरी साइड ले जा रहा हूँ। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 7। यहाँ से दो इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, जिससे होगा क्या कि ये हमारा 2y बन जाएगा, ये भी 2y है, और फिर हमारी जो y से y कट जाएगा ना, तो x निकल जाएगा। और अब मैं 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ। तो पहली में तो 3x है, 2 से ये गुणा होगा तो 2x और हो जाएगा, और y की टर्म तो कट जाएगी। पहले वाली में 11 है, 2 से गुणा होगा तो ये 14 हो जाएगा। 3 और 2 5x, 5x की वैल्यू 25 आ जाएगी, तो x हमारा 5 आ गया। जब आपको पता है कि हमारा यहाँ पे देखो x प्लस वाई 7 है, और अगर x 5 निकल के आ गया, तो इसका मतलब है यहाँ से जो y है वो कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। अब x और y दोनों पता चल चुके हैं। x का मतलब है हमारा अल्फा जो कि 5 है, y का मतलब है बीटा जो कि हमारा 2 है। तो हमसे पूछा है 3 अल्फा प्लस 5 बीटा, तो 3 इंटू अल्फा है हमारा 5, प्लस 5 इंटू बीटा है 2। तो ये कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, तो 15 और 10 25 आ जाएगा। तो 25 इस सवाल का हमारा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला है। तो इसमें तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। सिंपली हमने क्या किया है, दो इक्वेशन को सॉल्व किया है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज़ को दो इक्वेशन को सॉल्व करना।
इसके बाद देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, इस शिफ्ट को हम फटाफट से निपटाते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 98, और ऐसा कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था एनालिसिस में। यहाँ पे बोल रहा है कि एक धनराशि है R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था। ठीक है, यदि ब्याज की दर R+2% होती तो उसे 84 रुपये अधिक मिलता। देखो, पहले केस में रेट हमारी R% थी, दूसरे केस में रेट R+2% हो गई। पहले जो था उसको हमने 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया था, दूसरे ईयर को भी 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया था। तो जो ब्याज हमारा 84 एक्स्ट्रा आ रहा है, वो 84 एक्स्ट्रा किस वजह से आ रहा है, क्या आप मुझे बताओगे? देखो, यहाँ पे तो रेट तो आर तो सेम ही है, यानी ये 2% की वजह से एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 6%। तो इस 6% की वैल्यू 84 है बेसिकली। तो यहाँ से हम 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 एकम 6 बचे 2, 6 चौको 24। तो यहाँ से अगर मैं 100% निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा? 1400 रुपये। तो हमसे यही पूछा था कि निवेशित धनराशि कितनी है, तो 100% है, दैट वाज 1400, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन हमने शायद एनालिसिस में भी डिस्कस किया था। डेटा का नहीं पता सेम था कि नहीं, बट क्वेश्चन डिस्कस किया था। बोल रहे हैं कि एक संख्या पहली है 12.5, एक संख्या का 12.5, मान लो एक पहली संख्या x है, उसका 12.5, 12.5% आपको पता है 1/8 होता है। एक अन्य दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। दूसरी संख्या y है और 37.5 में आपको पता होना चाहिए 3/8 होता है। ये सारी जो परसेंटेज है ना, ये हमारी अभी यूज आई है रिसेंट में, तो मैंने आपको सारी की सारी बता दी है। तो यहाँ से x बराबर 3y निकल गया। बोल रहा है यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटा दिया जाए, देखो यहाँ से मैं रेशियो निकाल लेता हूँ x/y, तो कितना आएगा? 3/1। या तो इसके साथ k मान लो या नहीं भी मानोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बोल रहा है यदि पहली संख्या से मैं दूसरी संख्या को घटा दूं तो 1428 आता है, यानी पहली से दूसरी को घटा दूं तो 2 आ रहा है। 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 1428 है। तो पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग, यानी 4 की वैल्यू पूछ रहा है, 2 की वैल्यू ये है, तो 2 से गुणा घुमा और कर दूंगा तो 4 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जस्ट डबल करना है, तो 1428 का डबल हो गया 2856। एक तरीका था कि आप 2 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू निकाल लो, लेकिन जब हमको ये भी तो ध्यान दिया करो, आप वैल्यू किसकी निकालनी थी? 4 की, तो 2 से गुणा करो ना। पहले आप भाग कर रहे हो फिर 4 से गुणा कर रहे हो, तो मतलब क्या है टाइम वेस्ट करने से। टाइम हमारे लिए वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 101। बोल रहा है कि सुरेश है 24% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 80,000 रुपये उधार लेता है, और रमेश है 20% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 91,000 उधार लेता है। ये क्वेश्चन हमने करवाया था एनालिसिस में सेम डेटा के साथ। तो बोल रहा है उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्षों में समान होंगे। ठीक है, बेसिकली ये पूछ रहा है कि अमाउंट कितने टाइम में इक्वल होंगे। तो देखो, यहाँ पे आपको पता है कि सुरेश हमारा 24% ले रहा है, 24% वार्षिक की दर से। देखो, 80,000 रुपये यहाँ इसका क्या है? 80,000 प्रिंसिपल है और 24% के हिसाब से ले रहा है। ठीक है, तो मान लो कि 30 साल में इनके टोटल हमारे क्या होंगे? इक्वल हो पाएंगे। तो रेट कितनी हो जाएगी? 100 + 24t। ये होगा ना, 30 साल का ब्याज 24t हो जाएगा, ये परसेंटेज में है, और अमाउंट को ही तो इक्वल करना है, ये बराबर हो जाएगा। दूसरे केस में जो हमारा प्रिंसिपल 91,000 है और रेट इसमें है 20%, तो ये कितना आ जाएगा? 100% तो होता है, और 30 साल के लिए तो 20% और आ जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो क्या आएगा? देखो, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, और कितने 3 जीरो को मैं काट देता हूँ, ये 3 जीरो कट जाएंगे। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो देखो, यहाँ पे आ गया 100 + 24t, और जो ये बटे में टी है ना, इसको मैं इधर ला रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे लगाना है CND। ये 20t है, सॉरी, यहाँ पे 20t है। इधर हमारा 91 बचा है और इधर हमारा 80 बचा है। एक तो तरीका है कि ऐसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, दूसरा ये है कि हम कंपेंडो एंड डिविडेंडो लगाएं, यानी क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे एक बार, तो 100 और 100 200, और 24 और 20 44t, और एक बार दोनों को घटाएंगे। 100 में से 100 चल जाएगा, 24 - 20 4t। यही सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 1 8 और 9 17, और दोनों को घटाएंगे तो 11। तो अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमें करना ही पड़ेगा, तो कर लेते हैं। तो देखो, 11 के साथ 44 आएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 44 है, इसके साथ 11 और मल्टीप्लाई में टी हो जाएगा, प्लस 200 × 11 2200, बराबर हो जाएगा हमारा 171, और इसके साथ 4 है और टी है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके मैं इधर लिख रहा हूँ, ये कितना आएगा? 11 चौके 44, 80 4, और 11 चौके 44 और 4 48, 484 जो टी है। ठीक है, और ये है प्लस का 2200, और इधर कितना आएगा हमारा? इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 एकम 4, 4 7 28, और 4 एकम, एक सेकंड, 4 एकम 4, 4 7 28, 80 2, 4 एकम 4 और 2 6, 684 टी आएगा। तो इसको मैं घटाऊंगा तो 200 टी है हमारा,
2200 के बराबर हो गया। तो यहाँ से सिंपली समझ आ रहा है कि टी की वैल्यू 11 हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, टी 11 आ गया। पूछा यही था कि कितने साल में जो हमारा जो मिश्र धन है यानी अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 ईयर में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर जो भी है बोल रहा है कि इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना, ये आपका होमवर्क है। सिंपली यहाँ पे इस डेटा का यूज करके ये निकालना है। तो आपको ये देखना है कि पॉइंट किधर आएंगे, बाकी तो कुछ कैलकुलेशन तो इसमें करनी नहीं है। सिंपली आपको ये देखना होगा कि पॉइंट किधर आगे पीछे होंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया भी है, तो इजीली आप बना लोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इसकी बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर है ठीक ठाक लग रहा है देखने में। बोल रहा है कि 750 प्रतिभागियों द्वारा उठाया गया अधिकतम भार दर्ज किया गया। ठीक है, और बोल रहा है कि और यह पाया गया कि इस बंटन का जो माध्य और माध्यिका, क्या बोल रहा है, माध्य और माध्यिका दोनों बहुलक से अधिक है। ठीक है, माध्य मतलब मीन और मीडियन, मीन और मीडियन है वो बड़े हैं किससे, मोड यानी बहुलक से। यदि माध्य और माध्यिका क्रम से 184 और 178 है, माध्य यानी ये है हमारा 184, मीन, मीन को कहते हैं माध्य, और माध्यिका 178 है, ये 178 है। तो निम्न में से कौन सा बहुलक का अत्यधिक संभावित मान केजी में हो सकता है। ओके, देखो यहाँ पे हमसे क्या बोला है कि जो मीन और मीडियन है बड़े हैं मोड से, और हमसे पूछ रहा है बहुलक, यानी मोड को हम कहते हैं बहुलक, बहुलक का संभावित मान क्या हो सकता है, हमसे ये पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मीन है हमारा माध्य है और मीडियन है वो बड़ा है बहुलक से। इसका मतलब ये है कि मीन हमारा 184 है, बहुलक 178 है, ये दोनों बड़े हैं मोड से। तो जो मोड है बहुलक है इन दोनों से तो छोटा ही आएगा, 178 और 184 से तो क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, तो देखो इससे छोटे तो लेकिन सारे ही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ आ रही होगी। देखो अब यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा m बराबर होता है हमारा 3m-2m। अब यहाँ पे m का क्या मतलब है, पहला वाला m का मतलब है मोड, मोड मतलब बहुलक, दूसरे m का मतलब है मीडियन तो माध्यिका, और जो तीसरा m है इसका मतलब है मीन माध्य। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, हमें बहुलक निकालना है ना, यानी m जो ये वाला m निकालना है, ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू मीडियन, मीडियन है हमारी 178 माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य कितना है हमारा 184। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 8 24, अस्सी लाई 2, 3 7 21 और 2 23, अस्सी लाई 2, 3 एकम 3 और 2 5, माइनस देखो ये हो जाएगा 360 368। तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, यहीं का सिल बढ़ जाएगी, और 53 में से 37 जाएगा तो कितना, 13 और 3 16, तो 166 आ जाएगा हमारा मोड, यही हमें निकालना था। तो 166 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, बट हमने फॉर्मूला लगा के, क्योंकि जब दो चीजें पता है तो तीसरी चीजें फॉर्मूले से आसानी से निकल जाएंगी। इसके बाद हमारे 2 3 क्वेश्चन बचे होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको थोड़ी परेशानी तो जरूर हुई होगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन क्या था। ठीक है, पहले तो इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। बोल रहे हैं कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, सी डी है वो एंगल सी का समद्विभाजक है। देखो मेरे को बनाना है एबीसी को एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, ए बी और सी, ये समबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें सी डी है वो एंगल सी का समद्विभाजक है, यानी सी डी हमारा एंगल सी का बाइसेक्टर है। मतलब ये है कि ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। बोल रहा है जो ए बी से डी पर मिलता है, डी पर हमने इसको मिला दिया। आगे क्या बोल रहा है, ई है वो सी डी का मिड पॉइंट है। देखो ये जो सी डी लेंथ है ना इसका मिड पॉइंट होगा ई। तो बोल रहा है बी की लंबाई क्या है। देखो जब समबाहु त्रिभुज होता है तो जो हमारा सारे पॉइंट है ना एक ही साइड पे होते हैं, यानी जो हमारा ये एंगल बाइसेक्टर है यही हमारा परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। वैसे भी समझ सकते हो आप कि ये 12 है और 12 है, तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड्स को करस्पॉन्डिंग रेशियो में बांटता है, यानी 12:12 में बांटता है। तो क्या हो जाएगा 1:1, तो बेसिकली वही बराबर ही आ जाएंगे, यानी ये वाली दूरी भी 6 है, ये वाली भी दूरी 6 है। तो ये वाली दूरी निकालनी है, तो आपको पता है इसको हम कैसे निकालेंगे, रेशियो लगाते हैं हम, ये 12 है और 6 है, ये हमारा हाइपोटेनस है और ये बेस है, और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो पहले रेशियो लगा रहा हूँ मैं, 6 से मैंने काटा 2 टाइम, 6 से काटा 1 टाइम, तो बाद में क्या होगा मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अभी मैं काट रहा हूँ। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अंडर रूट 3, और इसका 6 टाइम कर देंगे हम, क्योंकि हमने 6 से काटा था ना। तो 6√3 है, ये किसकी लेंथ निकल के आ गई, ये लेंथ निकल के आ गई सी डी की।
और जब आपको पता है कि ये 6√3 है और ये हमारा मिड पॉइंट है, तो हमसे पूछ रहा है बीई की लेंथ। हाँ, बीई का है हमारा, देखो ये है हमारा बीई, इसको निकालना है। आपको पता है कि ये 6√3 है, तो ये आधा कितना होगा, ये होगा हमारा इसका 6√3 का आधा 3√3, ये हो गया। ये भी तो परपेंडिकुलर ही था, तो ये वाली लेंथ निकालनी है। तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल बात कर रहा हूँ। कौन सा ट्राइंगल? ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ये हो जाएगा एंगल DEB। DEB, इसमें मेरे को ये वाली साइड निकालनी है, तो हाइपोटेनस निकालना है। तो दोनों साइड्स के स्क्वायर का अंडर रूट, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये है 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27। तो ये कितना हो जाएगा? हाँ देखो, 6 और 6 12 और एक 13 सिलाई 1 3 2 5 और एक 6, 63 हो गया ना। देखो 63 को क्या लिखेंगे हम? 9 × 7, 9 का तो 3 आ जाएगा और 7 का निकल नहीं पाएगा, तो 3√7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कॉपी में लिख लो आप। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शायद अब एक ही क्वेश्चन बचा होगा, वो होगा DI का। देखो ये एक DI का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ठीक से विजिबल भी ना हो, मुझे भी थोड़ा कम ही विजिबल हो रहा है, बट हम पहले ये देख लेते हैं कि पूछा क्या है। बोल रहा है कि अमेरिका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका में जन्मे निदेशकों की संख्या का कुल निदेशकों की संख्या का अनुपात। देखो अमेरिका वाला ये वाला है, यहाँ पे देखो मैं ये सारी वैल्यू अगर लिखूँ तो यहाँ पे ये 54 लिखा हुआ है, जो कि ये है अमेरिका। और ये अफ्रीका है जिसमें 81 लिखा है। ठीक है, ये है अफ्रीका, ये है हमारा अमेरिका। और जो ये है यूरोप है, AUOROP, यूरोप है ये, जो भी स्पेलिंग होगी ये 51 है। और ये हमारा इंडिया लिखा हुआ है, जिसमें हमारा जो डेटा है 57 है। और जो लास्ट है वो चाइना लिखा हुआ है, ये डेटा 27 है। पूछा क्या था? अमेरिका में, तो अमेरिका कहाँ गया? अमेरिका 54, 54 का पूछा है सबसे रेशियो, तो सबको जोड़ लेंगे। 7 और 7 14, 14 और एक 15, 15 और 4 19, 19 और एक 20, सिलाई 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे? 27। तो देखो 9 से 6 टाइम, 9 6 के 54, 9 3 27, 6 5 30, 1:5 आ जाएगा। यही पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है। ठीक है, यही शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन था। तो देखो हमने, अगर हम बात करें तो RRB NTPC, एक सेकेंड, देखो RRB NTPC CBT 2 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपको पता है कि टोटल कितनी लेवल थी? एक तो हमारी लेवल 6 थी, एक लेवल 5 थी, एक लेवल 4 थी, एक लेवल 3 थी और एक लेवल 2 थी। ये था लेवल 6 का। आपको पता है कि इसका पेपर मई में ही हो गया था, और ये टोटल 2 शिफ्टों में हुआ था। ठीक है, जो लेवल हमारा 4 है, ये सिर्फ एक ही शिफ्ट में हुआ था, ये भी हमारा मई में हो गया था। इसके बाद जो बाकी के लेवल 5 हैं, लेवल 3 हैं और लेवल 2 हैं, ये सारी लेवल अभी हमारी जून में हुई थी, 12 से लेकर 17 तक के बीच में। तो देखो ये जितने भी शिफ्ट है ना सारी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, कहने का मतलब ये है। तो 15 शिफ्ट तो अभी पहले की हो चुकी है, और इससे पहले की कितनी शिफ्ट थी? 3 शिफ्ट थी। तो लगभग 18 शिफ्ट हैं, उनका हमने सभी का आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। जो लेवल 6 था उसका तो मैंने आपको मैथ और रीजनिंग का वीडियो प्रोवाइड करवाया, और जो लेवल बाकी के हमारे लेवल 5 3 2 है, इसका मैंने सिर्फ आपको मैथ का वीडियो प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने आपको जो ये वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं, और जो एग्जाम के टाइम में हमने जो एनालिसिस किया था, उसको आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, अगर आपने पुरानी लेवल नहीं देखी है, तो जो लिंक है उस वीडियो, इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके ना आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके देख सकते हो। या नॉर्मली जब आप इसके जो होम पेज पे जाओगे, तो जब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, तो जब नीचे स्क्रॉल करोगे, तो शायद थर्ड या जो फोर्थ नंबर पे है, वो हमारी इसकी टोटल वीडियो होगी, जिसमें 20 से 22 वीडियो के लगभग मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो सब देख सकते हो। इसके बाद देखो, अब हम रीजनिंग सेक्शन तो अभी करवाएंगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे, आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले SSC CHSL 2021 की आंसर की आई थी। इसके टोटल 42 शिफ्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल 42 शिफ्ट है ना, इसके जो मैथ सेक्शन है उसको डिस्कस करने वाले हैं आने वाले दिनों में। और ये ऐसा होगा, देखो डेली का आपको एक वीडियो मिलेगा इसका, क्योंकि ज़्यादा वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकता हूँ, अभी टाइम की थोड़ी कमी है, तो इसको हम आराम से करेंगे। बाकी जब देखो हॉलीडे के टाइम, जैसे कि संडे वगैरह के टाइम, हम कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो अपलोड करने की। तो कोशिश करेंगे कि इसको हम एक मंथ में निपटा दें, या अगर मुझे टाइम मिला तो उससे कम टाइम में हम पूरी शिफ्ट है उनको डिस्कस कर ले। और इससे पहले आपको पता होगा कि जो हमारा CGL हुआ था, CGL प्री, इसकी टोटल 21 शिफ्ट थी, वो सारी की सारी शिफ्ट मैंने आपको सॉल्व करवाई थी।
अगर आपको वो भी देखनी है तो उसका जो लिंक भी है यहाँ पे आपको जो लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, या फिर आई बटन में भी देख सकते हो, या फिर प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर होम पेज पे जाके भी आप नॉर्मली सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको CGL 2021 का, यहाँ पे CGL का मैथ सेक्शन है, इसका वीडियो मिल जाएगा सारे शिफ्ट का। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी जिन लोगों का भी एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे गुवाहाटी जोन है, उन सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, और बाकी जिन लोगों का साइको का एग्जाम है और जिन लोगों की टाइपिंग वगैरह है, वो सब अपनी तैयारी रेगुलर करते रहे, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।